Yes, good morning to all the students. In this video, we will discuss floral biology and nature of pollination. This is our topic in today's lecture. So, this is the floral biology of cabbage, and I will tell you what is the nature of pollination in cabbage plant. So, as you all know, cabbage is a temperate crop. टेम्परेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, it is not a very hot, not a very cold crop. This crop is grown when the climate is moderate, that is not a very hot climate nor a very cold climate. This is known as temperate. Now thermoperiod is the most important factor for its flower induction. अगेन जो थर्मो पीरियड है स्टूडेंट्स, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके फ्लावर इंडक्शन के लिए. अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स दो टर्म्स. एक तो थर्मो पीरियड के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगा कि व्हाट इज़ थर्मो पीरियड, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि फ्लावर इंडक्शन क्या चीज़ है. व्हाट इज़ फ्लावर इंडक्शन? This is the term that I am highlighting, thermoperiod, and this is flower induction. So first of all we will discuss about thermoperiod. That what is thermoperiod? So students, thermoperiod is Yes, students, thermoperiod is the daily period during which a plant is subjected to warmth. स्टूडेंट्स, थर्मो पीरियड वो होता है, वो रोज का एक ऐसा अंतराल, ऐसा पीरियड जिसमें कोई भी पौधा है, इट इज़ सब्जेक्टेड टू वार्मथ, जिसमें उसको क्या मिलती हो, गर्माहट मिलती हो. तो उस पीरियड को हम बोलते हैं थर्मो पीरियड. सो थर्मो पीरियड is the most important factor for flower induction. Now I will tell you about flower induction. That what is flower induction? So flower induction is it is the physiological process in the plant by which the shoot apical meristem becomes competent to develop flowers. फ्लावर इंडक्शन स्टूडेंट्स एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि प्लांट के अंदर होता है, बाय विच द शूट एपिकल मेरिस्टेम बिकम्स कॉम्पिटेंट टू डेवलप फ्लावर्स. जिसमें क्या होता है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो इतनी कॉम्पिटेंट हो जाती है, इतनी कैपेबल या सक्षम हो जाती है, जिससे वो फ्लावर्स को डेवलप करना शुरू करती है. तो उसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लावर इंडक्शन. सो इस फ्लावर इंडक्शन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? थर्मो पीरियड है. स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट कैबेज plant. Now second point is most of the cabbage varieties are bred in the temperate region. ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे रीजन्स, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, जहाँ ना तो ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म क्लाइमेट होता है, ऐसे रीजन्स में, ऐसे टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादातर जो कैबेज की वैरायटीज़ हैं वो ब्रीडिंग करती हैं. Tropical climate is not favorable for induction in cabbage. Now this line is most important. इसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ
सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में, दैट व्हाट इज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज़ द क्लाइमेट which is hot, humid and rainy climate। ऐसा क्लाइमेट स्टूडेंट्स जहाँ पर बारिश होती रहती हो और बारिश होने के बाद हवा के अंदर नमी हो और मौसम में क्या हो, गर्माहट हो। तो ऐसे जो एरियाज़ होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि वो जो एरियाज़ हैं वो हमारे ज़्यादातर कोस्टल रीजन्स होते हैं। तो कोस्टल रीजन्स में हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है वो अनुकूल नहीं होता है फॉर फ्लावर इंडक्शन इन कैबेज। यानी कि जो फ्लावर्स हैं वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं कैबेज प्लांट्स में इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। बट कहीं पर भी अगर आपका टेम्परेट रीजन है तो वहाँ पर फ्लावर इंडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। और फ्लावर इंडक्शन के लिए अभी स्टार्टिंग में जब वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि थर्मो पीरियड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके फ्लावर इंडक्शन के लिए। अब आगे देखिए, कैबेज रिक्वायर्स वर्नलाइजेशन फॉर इट्स फ्लावर इंडक्शन। कैबेज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वर्नलाइजेशन की। अब ये टर्म भी आप लोगों के लिए बिल्कुल नई है, वर्नलाइजेशन क्या चीज़ है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ व्हाट इज़ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन को वैसे तो स्टूडेंट्स हम बोलते हैं वसंतीकरण, बट यहाँ पर वर्नलाइजेशन का मतलब क्या आएगा, द कूलिंग ऑफ सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन इन ऑर्डर टू एक्सिलरेट फ्लावरिंग व्हेन इट इज़ प्लांटेड। इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या है। वर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि जब जैसे आपने क्या करा, बीज लिया, तो आप क्या करते हैं, जब आप कैबेज का बीज लेते हैं या सीड लेते हैं, जब आप उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। यानी कि जब आप उसको ज़मीन में बोते हैं तो ज़मीन में बोते टाइम वो ज़मीन अंदर से उसको क्या मिलनी चाहिए, ठंडक मिलनी चाहिए बीज को, सीड को। तो जब सीड जर्मिनेट होता है, जब उसका अंकुरण होता है, उस टाइम पर उसको जो ठंडक मिलती है सॉइल के अंदर, तो उससे क्या होता है, उसकी जो फ्लॉरिंग है वो क्या हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है। जब हम किसी भी बीज को प्लांट करते हैं सॉइल में, तो उस फ्लॉरिंग को एक्सेलरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्नलाइजेशन करना पड़ता है। उस बीज को जर्मिनेशन के वक्त हमें क्या देनी पड़ती है, कूलिंग, यानी कि ठंडक देनी पड़ती है। दैट कूलिंग इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो कैबेज रिक्वायर्स वर्नलाइजेशन फॉर इट्स फ्लावर इंडक्शन। फ्लावर इंडक्शन के लिए वर्नलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है कैबेज को। आई होप कि आप लोगों को वर्नलाइजेशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वर्नलाइजेशन क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आगे देखिए, बाइनियल कैबेज डज नॉट प्रोड्यूस सीड्स इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। एक हमारा स्टूडेंट्स एक टर्म हमने पढ़ी थी पिछली वाली वीडियो में, बाइनियल। तो बाइनियल का मतलब ये होता है कि जो हर 2 सालों में एक बार हो, ऐसा इवेंट जो हर 2 सालों में एक बार हो। तो हमारी ये जो क्रॉप है कैबेज, ये हर 2 साल में एक बार आती है। बट इट डज़ नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ये बीजों को उत्पन्न नहीं करती है इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस अभी मैं आप लोगों को ऊपर समझा चुका हूँ कौन सी होती हैं, जिसमें हॉट, ह्यूमिड और रेनी टाइप ऑफ क्लाइमेट हो, वो ट्रॉपिकल है। और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या होता है कि
वहाँ पर जो समर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड, और जो विंटर्स होते हैं वो कूल टू माइल्ड विंटर्स होते हैं। तो उन कंडीशंस को, उन क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं। तो अगर कहीं पर भी इंडिया में अगर आप जाते हैं, वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहाँ पर जो आपका ये बाइनियल कैबेज है ये अपने सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। Cabbage flowers are born in terminal racemes which develop on the main stem and all its branches। दूसरी बात अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो कैबेज के फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं। जो टर्मिनल रेशिमीज होते हैं, रेशिमीज यानी कि जो फूलों का गुच्छा है, उसमें आपके कैबेज के जो फ्लावर्स हैं वो आते हैं। रेशिमीज़ की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि व्हाट इज़ रेशिमीज़। Racemes usually elongate cluster of flowers along the main stem in which the flowers at the base open first। रेशिमीज़ एक तरीके से क्या है कि एक क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फूलों का एक गुच्छा है जो कि कहाँ पर होता है, जो मुख्य तना होता है पौधे का वहाँ पर। इन विच द फ्लावर्स एट द बेस ओपन फर्स्ट, जिसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं गुच्छे के अंदर, जो बेस पे होते हैं यानी कि जो नीचे होते हैं फ्लावर्स, वो सबसे पहले खुलते हैं। तो नीचे वाले फ्लावर्स इसमें पहले खुल जाते हैं, फिर उसके बाद में जो ऊपर वाले फ्लावर्स होते हैं फिर वो खुलते हैं। तो एक तरीके से आप रेशिमीज़ को मानिए फूलों का एक गुच्छा। तो इसी तरीके से जो गुच्छे होते हैं उन्हीं में कैबेज के जो फ्लावर्स हैं वो आते हैं, विच डेवलप ऑन द मेन स्टेम, जो कि एक मुख्य तने पर विकसित होते हैं, एंड ऑल इट्स ब्रांचेस, और उसकी सभी शाखाओं पर भी वो होते हैं। अब जो अगला वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। The bright yellow hypogynous flowers borne on cylinder pedicels are perfect regular with 4 sepals, 4 petals, 6 stigma with 2-celled ovary containing many ovules per cell। देखिए ये जो ब्राइट कलर के ब्राइट येलो हाइपोगाइनस फ्लावर्स होते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर्स, ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों के लिए अभी बिल्कुल न्यू है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ हाइपोगाइनस फ्लावर्स। हाइपोगाइनस का मतलब क्या है। हाइपोगाइनस इज़ दैट हैव द गाइनोशियम एट द टॉप ऑफ द फ्लावर while the rest of the parts are located lower down। हाइपोगाइनस स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब आप हाइपोगाइनस फ्लावर को देखते हैं तो उसमें जो गाइनोशियम होता है वो फ्लावर में टॉप पर होता है, जबकि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं दे आर लोकेटेड लोअर डाउन, बाकी के पार्ट्स नीचे होते हैं। गाइनोशियम क्या है, अब एक टर्म मैंने यहाँ पर यूज़ करी है कि गाइनोशियम क्या होता है। सो गाइनोशियम ऑफ अ फ्लावर इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। गाइनोशियम जो होता है फ्लावर्स में वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए। गाइनोशियम के अंदर स्टूडेंट्स ओवरीज होते हैं दैट प्रोड्यूस ओव्यूल्स, जो कि ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, विच इवेंचुअली डेवलप इनटू सीड्स एंड फ्रूट्स, और बाद में वही ओव्यूल्स एंड वही ओवरीज किस चीज़ में डेवलप हो जाती हैं, किस चीज़ में विकसित हो जाती हैं, सीड्स एंड फ्रूट्स में। ओवरी जो होती है स्टूडेंट्स वो तो फ्रूट में डेवलप होती है, जबकि जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में डेवलप होते हैं। तो पहले सीड्स में डेवलप होता है, उसके बाद फिर वो जो सीड है फिर उससे फ्रूट में डेवलप होता है। तो ये थे आपके हाइपोगाइनस फ्लावर्स के बारे में पूरी जानकारी। तो
कैबिज के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्राइट येलो हाइपोगाइनस फ्लावर्स होते हैं जो कि सिलेंडर पेडिकल्स जो होते हैं उन पर आते हैं। सिलेंडर का मतलब है स्टूडेंट्स कोई चीज़ जैसे पतली हो, थिन हो, उसको हम सिलेंडर कहते हैं। पेडिकल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स a small stalk bearing an individual flower in an inflorescence। तो एक छोटा सा डंठल जो कि मुख्य तने पर ही आता है और उस छोटे से डंठल के साथ में एक इन्फ्लोरोसेंस लगी हुई होती है। इन्फ्लोरोसेंस का मतलब है स्टूडेंट्स की एक कंप्लीट एक फ्लावर आएगा, उसमें एक स्टेम होगा, एक स्टॉक होगा, साथ में एक ब्रैक्ट होगा और फ्लावर्स होंगे। इन सभी का कॉम्बिनेशन इन्फ्लोरोसेंस कहलाता है। और इसमें जो मैंने टर्म यूज़ करी ब्रैक्ट, उसका मतलब क्या है कि एक मॉडिफाइड लीफ या स्केल आप कह सकते हैं, जो कि थोड़ा सा छोटा सा एक पत्ती टाइप जो होती है उस स्टॉक के अंदर से, उस डंठल के अंदर से निकल के आती है और उसमें साथ में एक फ्लावर भी आता है उस छोटे से डंठल के ऊपर। तो वो जो मॉडिफाइड लीफ है, स्मॉल लीफ है, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रैक्ट। और साथ में एक फ्लावर होता है या फ्लावर का एक क्लस्टर भी आ सकता है उस डंठल के ऊपर, इन इट्स एक्सिल। अब एक्सिल क्या चीज़ है? एक्सिल जो होता है वो जो आपकी डंठल है और वो जो स्टेम है उसके बीच में जो अपर एंगल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सिल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बस इतना समझना है कि जो ब्राइट येलो फ्लावर्स हैं जो कि हाइपोगाइनस फ्लावर्स होते हैं कैबेज में, बेसिकली वो पतला सा एक जो डंठल है उसके ऊपर आते हैं। वो परफेक्ट होते हैं, रेगुलर होते हैं, जिसमें 4 तो आपके क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं। सेपल्स बेसिकली स्टूडेंट्स आपके फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट होता है जो कि आपके फ्लावर का क्या बनाता है, काइलेक्स बनाता है, उसको हम सेपल कहते हैं। 4 सेपल्स, उसके अंदर ही 4 पेटल्स भी आते हैं। पेटल्स जो होते हैं उनको आप पंखुड़ियाँ कहते हैं फ्लावर्स में। और एक तरीके से ये ब्राइटली कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का। साथ ही साथ में इसमें 6 स्टिग्मा आते हैं। स्टिग्मा जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर्स में, जिस पर आपका जो पॉलन है वो आके बैठता है। विद 2 सेल्ड ओवरी, इसके अंदर एक 2 सेल्ड ओवरी भी होती है जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं पर सेल। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट if you are understanding the nature of pollination in cabbage. Now we will move to the next page. Now in this page students, we will start from here. The spreading terminal portion of petals form a cross, which is the chief diagnostic character of the cruciferae. एक हम जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स कैबेज की क्रॉप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो कैबेज की क्रॉप है वो आपकी कौन सी फैमिली की क्रॉप है, क्रूसीफेरे या ब्रेसिके की। ये आपकी फैमिली का नाम है, कैबेज जिस फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर आपको इसको डायग्नोस करना है फील्ड पे जाके, तो आपको वहाँ पे क्या देखना है कि जो उन पेटल्स का जो टर्मिनल पोर्शन है वो एक तो फैला हुआ होगा, वहाँ पर एक क्रॉस बन रहा होगा। ये एक चीफ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है क्रूसीफेरे फैमिली का। इसके बाद में स्टूडेंट्स आगे देखिए, कैबेज इज़ अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अब कि व्हाट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है स्टूडेंट्स,
It is the deposition of pollen grains from a flower to the stigma of the another flower present on a different plant. देखिए, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्रॉस पॉलिनेशन क्या चीज़ है। इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स का एक तरीके से क्या हो जाता है, डिपोजिशन होता है। पॉलन ग्रेन्स आते हैं और इंसेक्ट्स उनको लेकर के आते हैं अपने साथ फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से यानी फूल से, टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। अब एक प्लांट है, उस पे एक फ्लावर लगा है, वहाँ से जो एंथर होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहाँ से पॉलन ग्रेन आता है, इंसेक्ट लेकर के आता है उसे। और जब वो उस दूसरे प्लांट में जो कोई एक और फ्लावर है, जब वो उस पे जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आपका पिस्टल, उसमें जो स्टिग्मा होता है उस पे जाकर वो इंसेक्ट बैठता है और वहाँ पर वो जो पॉलन ग्रेन है उसको वहीं पर छोड़ देता है स्टिग्मा पे। तो यहाँ पर जो आपका प्रोसेस है वो अलग अलग प्लांट्स में चल रहा है। फ्लावर्स भी आपके अलग अलग हैं, प्लांट्स भी आपके अलग अलग हैं, और मेल ऑर्गन से वो पॉलन ग्रेन आकर के फीमेल ऑर्गन पे जा कर के वो बैठ रहा है दूसरे फ्लावर में। तो जब दूसरे फ्लावर में और दूसरे प्लांट में ये चीज़ चलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। इज़ इट क्लियर? तो इसी तरीके का जो पॉलिनेशन है कैबिज के अंदर, वो कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन मेनली ऑकर्स थ्रू बीज। अब ये जो पॉलिनेशन है ये बीज के द्वारा होता है। बैम्बल बीज आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड समटाइम्स। कभी कभी बैम्बल बीज भी हम ऑब्जर्व करते हैं फील्ड पर कि बैम्बल बीज के द्वारा ये पॉलिनेशन करवाया जाता है। आगे देखिए, पॉलन वायबिलिटी इज़ द मोस्ट डिपेंडेंट on temperature. 15 to 20 degree Celsius temperature is best for pollen germination. तो pollen viability के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि what is pollen viability. Pollen viability क्या है? Pollen viability is the capability of pollen to get mature and then fertilize, and after fertilization it is the ability to develop into seed and fruit. तो ये कैपेबिलिटी है, एक क्षमता है पॉलन की, जब वो परिपक्व होता है और फर्टिलाइज़ होने के बाद जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि अब वो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में डेवलप हो जाएगा, किस में विकसित हो जाएगा, या तो सीड में या फ्रूट में। दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलन वायबिलिटी। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। 15 to 20 degree Celsius temperature is required. It is best for pollen germination. तो अगर pollen को आपको germinate कराना है, उसको अंकुरित कराना है, तो उसके लिए जो best suited temperature है वो कितना है, 15 to 20 degree Celsius. pollen grains बेसिकली स्टूडेंट्स कहाँ पर बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं, एंथर्स में। और जब आपका एंथर क्या होता है, फटता है, तो उसके अंदर से आपके जो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। कभी कभी इंसेक्ट्स भी आके बैठ जाते हैं, वो भी एक मीडिएटर है पॉलिनेशन के लिए। आगे देखिए, टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 25 डिग्री सेल्सियस हैम्पर्स पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन को जो चीज़ रोकेगी वो क्या है, टेम्परेचर ही है। अगर टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, 10 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है, तो पॉलन जर्मिनेशन रुक जाएगा। अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो भी आपका जो पॉलन जर्मिनेशन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज की ये जो क्लास है या ये जो लेक्चर है, इसमें आप लोगों को कैबेज की फ्लोरल बायोलॉजी और उसका नेचर ऑफ पॉलिनेशन क्लियर हुआ होगा। सो थैंक you for watching my video. Please like, share and subscribe my video. Thank you.